अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम गोया और मैं हूं अरसलान खालिद। आज के प्रोग्राम में मैं चाहूँगा सबसे पहले पंजाब की सूरत हाल पर हम बात करें, जहां पर समरी गवर्नर साहब को मौसूल हो गई है। उनका ये कहना है कि वो जो भी फैसला करेंगे वो यकीनन भारी दिल से करेंगे, लेकिन मुख्तलिफ जो कानूनी पहलू हैं, जो ऑप्शंस हैं, उन पर वो इस वक्त मुशावरत कर रहे हैं। हर तरफ से हम देख रहे हैं कि मुशावरत का एक अमल जारी है। जहाँ पर निगरान सेटअप के हवाले से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अब से ही मुशावरत कर रही है, वहीं पर KP असम्बली को तहलील करने की बात है। और KP से भी एक वफ्द इमरान खान साहब से आज मुलाकात करेगा और फिर वहाँ पर क्या लाएमल अपनाना है इसको भी यकीनन डिस्कस किया जाएगा। जो तैयारी पूरी की पूरी वफाक की जानिब से की गई थी और जो दावे थे, और पाकिस्तान मुस्लिम नून मेजर स्टेक होल्डर थी, तो दावे भी उन्हीं के थे कि वो परवेज़ इलाही साहब को इस सारे मामले में कामयाब नहीं होने देंगे। राना सनाउल्लाह साहब खुद मौजूद थे पंजाब में बैठे हुए, वो मिनट टू मिनट तमाम चीज़ों की अपडेट ले रहे थे और फिर कहा जा रहा है कि नवाज शरीफ साहब उनको कॉल करके उनसे पूछ रहे थे। तो जो पूरी की पूरी प्लानिंग उनकी तरफ से की गई थी वो फ्लॉप हुई और उनको डिसअपॉइंटमेंट का सामना करना पड़ा। अब दो असम्बलियों के तहलील होने के बाद मामलात किस सिमत में जाएंगे? क्या सिर्फ इन दो असम्बलियों तक चीज़ें महदूद रहेंगी? क्योंकि वाज़े तौर पर सिंध असम्बली के हवाले से अभी तक कोई बात नहीं की जा रही और ये कहा जा रहा है कि वहाँ पर उसको तहलील किया ही नहीं जा सकता क्योंकि फ्लड की एक सिचुएशन इस वक्त सिंध में है। अब तक एक बड़ा अपसेट है जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने किया है, ये इमरान खान साहब की कामयाबी है। और सवाल अब यह है कि स्ट्रैटेजी और लीगल ऑप्शंस क्या हैं इस वक्त, स्ट्रैटेजी क्या रहेगी बाकी जमातों की, PDM की, और वो किस तरह से इस सारे मामले को डील करेंगे। मैं चाहूँगा आज के प्रोग्राम में हम तफसील से इस सारे मामले पर बात करें। गेस्ट पार्टिसिपेंट्स का तारुफ कराता चलूँ। प्रोग्राम में हमें ज्वाइन कर रहे हैं राजा आमिर अब्बास साहब, सीनियर तज्जियाकार हैं, माहिर कानून हैं। बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त। आमिर इलियास राना साहब हमें प्रोग्राम में ज्वाइन कर रहे हैं, सीनियर सहाफ़ी हैं, सीनियर तज्जियाकार हैं। और जहांगीर खान जदून साहब भी माहिर कानून है और सीनियर तज्जियाकार हैं, हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद हैं। राजा आमिर अब्बास साहब, आपसे जानना चाहूँगा, इस वक्त अब बाज़ाहिर लगता नहीं है कि कोई ऑप्शन, कोई कानूनी पहलू ऐसा रह गया है जिस पे मुशावरत की ज़रूरत है, लेकिन कुछ समझते हैं आपके कोई ऐसी पॉसिबिलिटी या कोई ऐसी चीज़ जो गवर्नर पंजाब कर सकते हैं या कुछ और किया जा सकता है, या अब कोई ऑप्शन नहीं है इसके के सिवाय कि ये असम्बली तहलील हो और फिर KP असम्बली भी तहलील हो जाती है और फिर इलेक्शंस का वक्त दिया जाए, निगरान सेटअप आए? देखिए, ऑप्शंस जो आईने पाकिस्तान में तो कोई ऐसी चीज मौजूद नहीं है कि जिसमें गवर्नर पंजाब के पास कोई रूम हो, कोई जगह हो, कोई इसमें किसी किस्म की फर्दर कोई इंट्रीग कर सकें या साजिश कर सकें। क्योंकि अगर हम उनका रवैया देखते हैं लाहौर हाई कोर्ट में, तो उन्होंने तो बड़े क्लियरली एक अपना कहा कि जी ठीक है, मैं इस वोट ऑफ कॉन्फिडेंस को जो हुआ था प्रोफेसर साहब उसको मानता हूँ, और उस वोट ऑफ कॉन्फिडेंस पे उन्होंने एतबार किया और प्रोसीडिंग्स आगे चली। अब आईन पाकिस्तान बड़ा क्लियर है इस मामले में कि जहां भी एक जाती है असम्बली फॉर रेजोल्यूशन ऑफ असेंबली गवर्नर के लिए, तो गवर्नर के पास 48 आवर्स हैं कि उसमें नोटिफाई करे। अगर वो नोटिफाई नहीं करते तो विद इन आफ्टर 48 आवर्स ऑटोमेटिकली वो असेंबलीज जो सी हैं वो डिसॉल्व हो जाती हैं आईने पाकिस्तान के तहत। और अभी जैसे आपने कहा जी मशावरत, अब मशावरत का गवर्नर साहब के पास तो कोई स्कोप नहीं है। हाँ, मशावरत होनी है लीडर ऑफ द ऑपोजिशन जो बैरून मुल्क हैं उनसे और लीडर ऑफ द हाउस से कि जी जो केयर टेकर CM हैं वो कौन होंगे, और वही एक मशावरत 2-4 रोज की होती है। और जब तक वो मशावरत नहीं कंप्लीट होती तो परवेज इलाही साहब कंटिन्यू करेंगे। और मैं समझता हूँ वो भी चाहेंगे कि परवेज इलाही साहब, आप चूंकि ये खत्म हो चुकी है असेंबलीज, वो ये सीट छोड़ दें। और इस पे आप देखते हैं कि जो केयर टेकर गवर्नमेंट है उसके लिए क्या फैसला किया जाता है। आमिर इलियास राना साहब, कैसे देख रहे हैं? एक बड़ा अपसेट आप इस सारे मामले को देखते हैं और पूरी की पूरी जो प्लानिंग रही, नवाज शरीफ साहब भी अपडेट्स ले रहे थे, राना सनाउल्लाह साहब खुद मौजूद थे, लेकिन उनके अंदाजे सारे के सारे गलत साबित हो गए। और बड़ी कामयाबी इस वक्त परवेज़ इलाही साहब की और इमरान खान साहब की। शक नहीं कि ज़ाहिर है कि PMLN ने असम्बली बचाने के लिए अपने इत्तेहादियों के साथ एक तो तहरीक अदम एतमाद जमा कराई थी और फिर दूसरी तरफ गवर्नर ने कहा कि एतमाद का वोट लें, क्योंकि अदम एतमाद तो ज़ाहिर है नंबर्स पूरे नहीं, और फिर जो सुप्रीम कोर्ट ने आइन को ख़ुद रीराइट कर दिया बजाय तशरीह करने के 63A में, तो वो तो गुंजाइश रही नहीं, क्योंकि उन्होंने आइन से हट के आइन से आगे चल के फ़ैसला दिया जिसकी नज़रसानी की अपील वहाँ पड़ी भी है। तो 63A वाहिद था जिसके तहत गवर्नर ने कह दिया चीफ मिनिस्टर को, और चीफ मिनिस्टर ने बिल आखिर वो परसों रात, बल्कि अब कल की ही सुबह थी बुनियादी तौर पे तो वो तारीख,
तो उन्होंने वो एतमाद का वोट भी ले लिया और उसके बाद इमरान खान साहब से मुशावरत के साथ उन्होंने असम्बली तोड़ने की एडवाइस भी भेज दी, जो शायद कल 10:42-43 पे पहुंच चुकी उनके पास। तो अब जब कल 10:42-43 तक अगर गवर्नर कुछ भी ना कहें तो पंजाब असम्बली आज खुद तहलील हो जाएगी। जो गवर्नर ने कहा भी बातचीत में कि मैं मशवरा कर रहा हूँ, ज़ाहिर है कि मेरे पास मशवरा करने से मुराद ये है कि वो कह रहे थे कि मैं इलेक्शन की डेट देखूंगा, जो उनका मैंडेट नहीं है, वो सिर्फ इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का है। जब अनाउंस हो जाएगा असम्बली टूट गई तो फिर उन्होंने अपने अरेंजमेंट करके इलेक्शन कमीशन ने डेट दे देनी है। अब चूँकि केपी की थी इतला और शायद आज मुलाकात होती है या कल सुबह हो जाती है, तो वो भी पता चल जाएगा डिज़ॉल्व होने के बाद। वो फिर जब आप डिज़ॉल्व कर देते हैं तो फिर इलेक्शन डेट की हद तक तो सिर्फ इलेक्शन कमीशन फैसला करेगा, चाहे वो पंजाब का इलेक्शन एक दिन पहले करा दे और केपी का बाद में करा दे, इकट्ठा करा दे, ये उसका प्रोरोगेटिव है, उसमें किसी हुकूमत सियासी जमात का नहीं होगा। बाकी इंतज़ामी मामला ज़रूर देखे जाते हैं। हाँ, आर्टिकल 133 के तहत ये गवर्नर जैसे ही असम्बली तहलील होने का नोटिफिकेशन होगा तो वो जो मौजूदा चीफ मिनिस्टर हैं चौधरी परवेज़ इलाही, उनको केयर टेकर चीफ मिनिस्टर के आने तक हुकूमत यानी बतौर चीफ मिनिस्टर बरकरार रहने के लिए कह देंगे। ये उनका आइनी एक तकाजा है जो पूरा करेंगे। और फिर ये है कि 3 दिन के अंदर अंदर इन्होंने अपनी मुशावरत लीडर ऑफ द हाउस और लीडर ऑफ द अपोजिशन, इन दोनों ने 3-3 नाम देने हैं। अगर ये आपस में तय कर लेते हैं तो फिर ये गवर्नर को कन्वे कर देंगे कि जी हमने ये चीफ मिनिस्टर तय कर लिया। ये नहीं करते तो फिर स्पीकर का रोल शुरू हो जाएगा गवर्नर से हट के, और वो भी 3 दिन तक लगाएंगे कि वो पार्लिमानी कमेटी की मीटिंग करें। और 7वां दिन आखिरी दिन होगा अगर ये फिर भी नहीं तय करते, क्योंकि अगर चीफ मिनिस्टर्स नहीं कर सके तो मुझे नहीं ख्याल कि पार्लिमानी कमेटी में भी फिर कोई फैसला होगा। और फिर ये चला जाएगा इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के पास, जहां 5 लोग हैं चीफ इलेक्शन कमिश्नर समेत, वो फैसला करेंगे, चाहे वो इत्तफाक राय से करें या कसरत राय से, कि किसको चीफ मिनिस्टर पंजाब होना है। तो जब ये मरहला मुकम्मल हो जाएगा तो फिर इलेक्शन कमीशन फर्दर अपना वो देखेगा, जिसके ऊपर 2-3 चीज़ें मैं उनको एक्सप्लेन कर देता हूँ जो आई हैं। मैं ये नहीं कहता, राजा आमिर अब्बास साहब भी कह सकते हैं, जदून साहब भी बता सकते हैं कि एक तो ये है कि जी चूँकि एक पंजाब में एक डिवीज़न नया क्रिएट किया गया, 4-5 नए ज़िले हैं, उनकी हल्काबंदियाँ क्या दोबारा करनी ज़रूरी है या नहीं है। और दूसरे एहसन इकबाल साहब ने कहा कि 30 अप्रैल तक तो हम डिजिटल मरदमशुमारी का जो पिछली हुकूमत खुद करके गई थी उसको मुकम्मल करेंगे और उसके बाद फिर हल्काबंदियाँ दोबारा सेट होंगी। उसके लिए जहाँ पे ये कहा जाता है आइन के अंदर 90 दिन है, तो आप जहन में रखिएगा कि जब मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की असैसिनेशन हुई थी दिसंबर 2007 में, तो फिर आर्टिकल 254 का सहारा लिया गया था, जिसमें यह है कि कोई काम जो टाइम पे होना है और ना हो तो इसका हवाला दे के उसको थोड़ा आगे बढ़ाया जा सकता है। ये सारी वो बातें हैं जो अभी चलेंगी मार्केट के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा, कि क्या इलेक्शन बढ़ाए जा सकते हैं, नहीं बढ़ाए जा सकते। बज़ाहिर यही है कि 90 दिन में इलेक्शन होने हैं। जदून साहब इत्तफाक करेंगे अब तक जो बातें दोनों मेहमानों ने कही हैं, यही सूरत हाल है या कोई और ऑप्शन जिस पर गौर इस वक्त कर सकती है पीडीएम की जो इत्तेहाद की हुकूमत है? क्योंकि वाज़े तौर पर अब तो कहा भी यही जा रहा है कि आइन के तहत ही हिकमत अमली बनाएंगे, तो आइन तो ये बड़ा वाज़े है जो बता दिया गया। जो बातें बताई हैं बिल्कुल परफेक्ट हैं और इसी तरह है, लेकिन जो उन्होंने आगे थोड़ी सी अप्रीहेंशन शो की है, ये देखें ऑलवेज कुछ इम्प्रूवमेंट की गुंजाइश होती है। ये बड़ा अनप्रेसिडेंटेड केस है कि एक अपनी गवर्नमेंट जो है वो कहते हैं मैं डिज़ॉल्व करता हूँ और अपोजिशन कहती है आप डिज़ॉल्व ना करें। यहाँ पर चलो उनकी मेजॉरिटी थे ना, 5-7 बंदों का फर्क है, और केपी में तो उनको कंप्लीट मेजॉरिटी है उनकी। मिसाल के तौर पर ये तो जो कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है वो ठीक है कि जी जो चीफ मिनिस्टर एडवाइस करेगा तो गवर्नर है, लेकिन अब देखें इंटेंशन भी तो देखें। अब अगर दोबारा यही असम्बली दोबारा यही आ जाते हैं लोग और इसकी इतनी मेजॉरिटी आती है, क्या ये फिर एडवाइस करेंगे कि फिर इनको डिज़ोल्व कर दो? तो इसमें मेरे ख्याल में हो सकता है ये मामला जो है ना दोबारा कोर्ट में चला जाए या कोई इलेक्शन डिले हो जाए। बाकी जो प्रोसेस उन्होंने बताया इस पर तो कोई दो राय नहीं है, वो इत्तेफाक है, वो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर लिखा हुआ है, उसमें सारी चीज़ें मौजूद हैं। लेकिन अभी जिस तरह कह रहे हैं जी आगे रमज़ान भी आ रहा है और कोई चीज़ भी इसमें हो सकती है, तो अब कोई डेफिनेटली बंदा ये नहीं कह सकता कि ये इस तरह चीज़ें जो हैं डेफिनेटली उसी डायरेक्शन में मूव करेंगी। इसमें कोई अपसेट थोड़ा बहुत आगे पीछे ऊपर नीचे हो सकता है, इसमें गुंजाइश है या मतलब गुंजाइश निकाली जा सकती है कोई किसी न किसी तरह से। जदून साहब 13 अप्रैल को इलेक्शन की तो बातें चलना भी शुरू हो गई हैं, मुख्तलिफ चैनल्स पे भी नजर आ रहा है, हर जगह पे बात भी की जा रही है। नहीं देखिए वो तो जो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर है कि असम्बली का डिज़ॉल्व होती है और गवर्नर के पास तो असम्बली को रोकने के लिए कोई पावर नहीं है कि वो रोक सके, तो वो तो कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है और विदिन 90 डेज जो है इलेक्शन होंगे। लेकिन जिस तरह अभी इन्होंने कहा है जी को डिवीजन बन गए, डिस्ट्रिक्ट बन गए, डिलिमिटेशन चाहते हैं या इलेक्शन कमीशन जो चाहता है कि हमें कुछ ये चीज़ें करनी है,
तो अब लोकल गवर्नमेंट ने देखो ना, इलेक्शन लिखा होता है कि 120 डेज में कराएं, लेकिन आप इस्लामाबाद के अंदर देखें, सिंध के अंदर देखें, क्या प्रॉब्लम बने हुए। 120 डेज एक्ट के अंदर लिखा हुआ है, लेकिन वो नहीं होते इलेक्शन। तो वो टाइम का पता नहीं है, लेकिन अब ये सिचुएशन बनती नजर आ रही है। अब देखें जदून साहब, ये बताइएगा, इसको क्या आईनी बहरान कहेंगे या ये रूटीन का एक मामला है जो चल रहा है, कोई ऐसी बहरानी कैफियत नहीं है? क्योंकि एक रंग ये भी दिया जा रहा है कि इसके बाद आईनी बहरान एक पैदा हो गया। कोई बहरान है ये या कोई रूटीन? नहीं, आईनी बहरान तो नहीं है ना, लेकिन देखें एक बंदे की जिद है ये। अब अपनी गवर्नमेंट क्यों बंदा डिजॉल्व करना चाहता है? केपी में क्या मसला है उनको? अगर यही सीटें दोबारा ये ले जाते हैं, इसमें मेजॉरिटी नहीं आती या आ ही जाती है, तो ये कहते हैं कि दोबारा अगर मरकज में किसी और की हुकूमत है तो ये दोबारा फिर डिजॉल्व करेंगे। उनका थोड़ा पीछे इंटेंशन तो देखनी चाहिए ना, ये किस लिए डिजॉल्व करना चाहते हैं? डिजॉल्व इसलिए करने चाहिए इलेक्शन जल्दी हुए। इलेक्शन जल्दी नहीं होते तो फिर इनकी डिसोल्यूशन का तो पर्पज यूजलेस हो जाएगा। तो ये अब देखें ना, एक असम्बली ने डिजॉल्व कर दिए, जो अपोजिशन के मेंबर हैं या लोगों के रिप्रेजेंटेटिव हैं, वो तो चाहते हैं हमारी जो असम्बली है इसमें कितना एक्सपेंस आएगा, अभी वो अपनी टर्म जो है पूरी करें। ये तो पब्लिक एक्सचेकर का पैसा है, लोगों गरीब लोगों के खून का ब्लड का पैसा है कि आप टैक्स पेयर मनी को इतना इस्तेमाल करें कि आप इलेक्शन कराएं। अब दोबारा ये इलेक्ट हो कहते हैं, फिर दोबारा ही क्या कहते हैं, हम दोबारा डिजॉल्व करते हैं। हम नहीं चाहते जब तक हम 2/3 मेजॉरिटी नहीं आएगी, जब हमारी मरकज में हुकूमत नहीं आएगी, हम असम्बलियाँ बनती रहेंगी, हम डिजॉल्व करते रहेंगे। ये तो मेरी अपनी ओपिनियन है, ये हो सकता है ये गलत हो, लेकिन इसमें कोई ऐसी इन पार्लियामेंट को सोचना चाहिए कि जब आप असम्बली बिला वजह डिजॉल्व कर रहे हैं और किसी मकसद, किसका क्या मकसद है असम्बली डिजॉल्व करने का, मुझे आप बता दें। राइट सर जी, गुफ्तगू का सिलसिला जारी है, एक ब्रेक की जाने बढ़ेंगे, ब्रेक से वापस आकर मजीद बात करते हैं, साथ रहिएगा। वेलकम बैक। राजा आमिर अब्बास साहब, ये बताइएगा कि ये पंजाब और केपी में मान लीजिए कि इलेक्शन होते हैं और 13 अप्रैल, 14 अप्रैल, 15 अप्रैल तक ये इलेक्शन हो जाते हैं, तो फिर इस असम्बली की मुद्दत अगले 5 साल के लिए सूबाई असम्बली की होगी और जनरल इलेक्शन अपने मुकर्रर वक्त पर होते हैं, तो वो अलहदा 5 साल उनका मामला रहेगा फ्रॉम दैट डेट ऑनवर्ड्स। इसी तरह ही है सर? एग्जैक्टली इसी तरीके से होगी, और ये कोई ऐसी अनहोनी बात नहीं है। भारत में अभी भी आप देखते होंगे कि अक्सर फलानी सूबे के इलेक्शन हो रहे हैं, फलानी सूबे के इलेक्शन हो रहे हैं, आगे पीछे होते रहते हैं। तो जैसे ही अगर इलेक्शन होंगे तो ये अपनी जो उनकी आईनी मुद्दत है 5 साल की, उसके लिए तस्वर किए जाएंगे, उसके लिए होंगे। और नेशनल असेंबली के जब भी इलेक्शन होते हैं तो वो अगले 5 साल के लिए होंगे। लेकिन इसका एक पॉलिटिकल इम्पैक्ट जो है वो पीटीआई के हक में जाता हुआ नजर आता है कि अगर वो समझते हैं कि जो इस वक्त उनकी पॉपुलैरिटी का ग्राफ है वो यकीनी तौर पे जो नजर आ रहा है, और जो अभी बाय इलेक्शंस हुए हैं, चाहे कौमी के हों चाहे सूबाई के, आपको पंजाब में याद होगा, तो उससे उनको लग रहा है कि हम सीटें मजीद ज्यादा ले जाएंगे और हम एक मजबूत पंजाब में भी हुकूमत बना लेंगे। केपी तो इट्स अंडरस्टूड के वहीं उन्होंने ही आना है। तो पंजाब में अगर वो एक मजबूत अपनी हुकूमत, जैसे अभी तो उनको देनी पड़ी है परवेज इलाही को, और एक कॉम्बिनेशन बना हुआ है, तो अगर फुल फ्लैज आ जाते हैं सीएम, तो फिर अगर नेशनल असेंबली के इलेक्शन होते हैं तो ऑब्वियसली वो एक तो उसका असर पड़ता है नेशनल असेंबली पे, वोटर्स पे। अच्छा, ये राजा साहब जो आपने बात कही है, ये जदून साहब ने इसी की तरफ इशारा किया था, और ये बज़ाहिर मेरे ख्याल से अंडरस्टूड बात हम सबको नज़र आ रही है ना कि पॉपुलैरिटी का उनका ग्राफ, और वो हम देख सकते हैं जो नताइज हाल ही में आए। लेकिन जब ये पूरे सूबे में इलेक्शन होता है, मान लीजिए कि हम सबके अंदाजे और पाकिस्तान तरीके इंसाफ का अपना अंदाज़ा भी गलत साबित होता है और मोर और लेस ये इक्वेशन या शायद थोड़ा सा लूज करने की तरफ वो चले जाते हैं, तो फिर क्या वो फिर तस्लीम नहीं करेंगे जो जदून साहब ने बात की? तो फिर इट्स अ नेवर एंडिंग है, विच मीन्स कि जब तक उनका मुतालबा नहीं माना जाता और उनकी मर्जी के नताइज नहीं आते, वो नई सिस्टम का हिस्सा बने। नहीं होता, ऐसे नहीं होता। ये अगर तो देखिए अभी डिफरेंस कितना है, 3, 4, 5 सीटों का। अगर 5 सीटें आ जाती हैं दूसरी साइड पे, बफर से माल आपकी बात जो उनसे है कि नहीं, अगर वो थोड़ा सा कम कर लेते हैं, तो अगर कम होते हैं तो फिर नून लीग अपनी हुकूमत या पीडीएम अपनी हुकूमत वहां पे बना लेंगी और इसको सिलसिले में आगे चलना है। देखिए ना, ये कोई गैर आईनी बात नहीं है। आईनी पाकिस्तान में बड़ा क्लियरली दिया हुआ है कि आप असेंबली को डिसॉल्व, आप देख लीजिए कि असेंबली में हो क्या रहा है। कभी तो इकबाल जो हॉल है वहां पे असेंबली का सेशन हो रहा है, कभी एक वजीर आला आ रहे हैं, कभी दूसरे आ रहे हैं, कभी अदालतों से आ रहे हैं।
कभी वजीर आला जो मौजूदा है उनको डी नोटिफाई कर दिया जाता है। तो ये वो तमाम चीजें हैं कि जिसका सद्देबाब होता हुआ नजर आएगा इलेक्शंस में। और अवाम भी अब चाहती है कि ये जो चूचू का मुरब्बा बना हुआ है ये खत्म हो, और जब इलेक्शंस होंगे तो फिर ये जो इस वक्त तो पीडीएम इकट्ठी हुई हुई है, फिर इलेक्शंस में पीडीएम ने अपने अपने कैंडिडेट्स खड़े करने हैं। पीपल्स पार्टी आपकी पंजाब में सीटें मांगेगी, पीपल्स पार्टी कहेगी कि जी हमें चाहे साउथ पंजाब में सीटें देते हैं चाहे इधर दें। नून लीग कहेगी नहीं, हमें इसमें प्रॉब्लम है, हम आपको सीटें नहीं दे सकते। जमात इस्लामी अपना कहेगी। तो इसमें जो पीडीएम है वो उसमें आपको नजर आएगा कि इश्यूज आ जाएंगे आगे जाके इलेक्शन में, क्योंकि पीटीआई का तो एक जो उनका हुआ है इत्तेहाद वो तो काफ लीग के साथ ही है और मजीद जमातों के साथ नहीं है। तो ऐसी सूरत हाल में पॉलिटिकली ये फेवर में जा रहा है पीटीआई के इस वक्त। और शायद यही वजह है कि जो नून लीग जो पहले कह रही थी बारहा कि जी आप दोनों असेंबली तोड़िए, हम जनरल इलेक्शन कराते हैं, या उसके बाद कहा जा रहा था कि जी ठीक है आप रिजाइन दे दें, आप ये पंजाब असेंबली डिसॉल्व करें, हम फॉरेन इलेक्शंस कराएंगे। तो यही वजह है कि उनको थोड़ी सी वो चाह रहे थे कि ये असेंबली कंटिन्यू हो, टूटे ना। तो बहरहाल ये एक पॉलिटिक्स की गेम है और उस गेम में अब देखते हैं कि इसका असर जो कौमी असेंबली है, क्योंकि इसके बाद अगर कौमी असेंबली की भी जो सीटें हैं पीटीआई की उससे अगर उनके रेजिग्नेशन एक्सेप्ट हो जाते हैं, जो आज नहीं तो कल हो जाने हैं, चाहे वो अदालत में जाएंगे या स्पीकर साहब करेंगे, तो उसके बाद जो हमारी ये पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है जो कि रिजल्ट कर रही है, जो कि अफेक्ट कर रही है हमारी इकोनॉमी को, तो ऐसी सूरत हाल में ये देखना बहुत जरूरी है कि क्या जो हमारा इस वक्त सारा लेजॉन चल रहा है फॉरेन डोनर्स के साथ, आईएमएफ के साथ, दोस्त ममालिक के साथ, तो वो क्या उनको नजर नहीं आएगा कि जी इस मुल्क का जो सबसे बड़ा सूबा है वहां की असेंबली जो सी है वो डिसॉल्व हो चुकी है, केपी जो इतना इंपॉर्टेंट सूबा है वहां की असेंबली डिसॉल्व हो चुकी है, नेशनल असेंबली जिसमें मेजॉरिटी पार्टी जो सी थी वो इस वक्त असेंबली से रेजिग्नेशन दे के जा चुकी है। तो अल्टीमेटली तो थिंग्स जो सी हैं वो लग रहा है कि इसी तरफ मूव करेंगी कि मुल्क की खातिर और इस मुल्क की इकोनॉमी की खातिर जनरल इलेक्शंस अगर नहीं होते और इसी तरीके से अगर हम सूबों में और पंजाब में देखिए ना, जो फेडरल गवर्नमेंट है, अगर पंजाब की असेंबली टूट जाती है, बलूचिस्तान में आपने देखा कि जो बाप पार्टी है उसके लोग सारे के सारे जा रही हैं, पीपल्स पार्टी में मेजॉरिटी उनकी जा रही है। तो ये पॉलिटिकल कैओस आ रहा है कि जिसको सॉल्व करना मस्ट है इकोनॉमी के लिए। और जो पीटीआई का एक समझ में आ रही है बात कि वो समझ रही है कि इसका जो वाहिद हल है वो जनरल इलेक्शंस है, और अवाम भी गालिबन यही चाहती होगी कि जनरल इलेक्शंस की जानिब बढ़ा जाए। आमिर इलियास राना साहब, आपको जिस तरह से बहुत बेहतर अंदाज़ा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बहुत दूर का सोचने वाली जमात है, इन्होंने असद उमर की शमूलियत के वक्त ही सोच लिया था कि वो हमारे वज़ीर ख़जाना होंगे और सबसे काबिल तरीन वज़ीर ख़जाना होंगे। अब पंजाब डिज़ोल्व करने से पहले ही ये खबरें आ रही हैं कि दो अहम शख्सियात, एक हमाद अज़हर साहब और एक फवाद चौधरी साहब पंजाब का इलेक्शन लड़ने जा रहे हैं, यानी कि इन दोनों में से कोई कल को सीएम के लिए भी तैयार है। मान लीजिए कि नताइज मर्जी के नहीं आते, फिर किस तरह से डील करेंगे ये? देखिए, फवाद चौधरी तो पहले भी चीफ मिनिस्ट्री के उम्मीदवार थे, वो पंजाब असेंबली का इलेक्शन जीते थे। अब फैसला तो इमरान खान साहब ने करना है ना, हमाद अज़हर हों या फिर बुज़दार हों या बुज़दार टाइप कोई और आ जाए, परवेज़ इलाही साहब कैंडिडेट होंगे, मोनस इलाही कैंडिडेट होंगे, वो पीटीआई में उनको अब ये धोबी पटड़ा लगाएंगे कि नहीं। आप जहन में रखिएगा कि जब जनरल मुशर्रफ के दौर में पैट्रियट्स बनी थी पीपल्स पार्टी के लोगों की, तो फिर उनको 2007 वाले जो कि 8 में इलेक्शन हुए थे मजबूर कर दिया गया था कि उन सबको काफ लीग का टिकट लेना पड़ा था, और मजबूर करने वाले चौधरी परवेज़ इलाही थे। तो अब हमें देखना ये होगा कि क्या इमरान खान चौधरी परवेज़ इलाही को बतौर पार्टी अलाइज बनाएंगे या उनको मजबूर करेंगे कि नहीं, हम आपको एडजस्ट भी करेंगे, सब कुछ करेंगे और चीफ मिनिस्ट्री भी देंगे, लेकिन आपको टिकट हमारा पीटीआई का लेना होगा। ये भी साथ साथ होगा। बिल्कुल इमरान खान साहब की ख्वाहिश मौजूद है और वो कोशिश भी पूरी करेंगे कि जनरल इलेक्शन हो। उन्होंने कतन दोबारा कोई चीफ मिनिस्टर बनाने के लिए, इलेक्शन कराने के लिए असेंबली तोड़ने की बात नहीं की। न केपी में, ज़ाहिर है कि वो अगर वो जीतते हैं तो उन्हीं के नामजद लोग आ जाएंगे, पंजाब में भी और केपी में भी, लेकिन उनका मतबा नज़र ये नहीं है। सियासत और जो कहते हैं राजनीति, वो खेल है उनकी अपनी ज़ात के गिर्द का। ये मुल्क शुल्क अवाम ये सब सियासतदान यूज़ करते हैं। इमरान खान ने जैसे वो आ भी गई उनकी ऑडियो लीक
कि जनाब वो खेल खेलेंगे, आज़म खान के साथ बात कर रहे थे और उन्होंने खूब खेल खेला। सियासत इसी चीज़ का नाम है। उन्होंने अपनी जो साख ख़त्म हो चुकी हुई थी और पीडीएम ने हुकूमत ले के जो एक्शन और फैसले किए उसको उन्होंने अमेरिकी वो फर्रा लहरा के और अपना दाव लगाया, वो बिल्कुल पब्लिक में लग गया और आज तक लगा जा रहा है। तो इस बात से आप इनकार नहीं कर सकते कि वो इस तरह हैं। और पीपल्स जो उनके मुकाबले में मुस्लिम लीग नून है वो लीडरलेस पार्टी के तौर पे बतौर सियासी जमात चल रही है, क्योंकि ना मरीम नवाज़ है ना नवाज शरीफ है। जब तक ये नहीं आते आप जनरल इलेक्शन में या पंजाब असम्बली का इलेक्शन और केपी का इलेक्शन हो, तो बतौर पार्टी शहबाज शरीफ ज़ाहिर है अगर वो वज़ीर आज़म रहते हैं, क्योंकि अभी तो ये है ना कि वो नहीं तोड़ेंगे तो वो वैसे भी कंपेन में नहीं होंगे। हाँ, हमजा शहबाज हो सकते हैं कैंडिडेट के तौर पे, लेकिन पब्लिक पॉपुलैरिटी अगर नून में है तो वो तो फिर मरीम नवाज़ और नवाज शरीफ की है। एक तो उनको आना पड़ेगा और इमरान खान के साथ एक अच्छा इलेक्शन हमें देखने को मिलेगा। लेकिन जो ज़ोर हो रहा है और जो बहस हो रही है ना, वो इसलिए नहीं हो रही कि पंजाब असम्बली का इलेक्शन लड़ा जाए। बज़ाहिर अभी यही बात हो रही है कि केयर टेकर आ जाएगा, फलां आ जाएगा, लेकिन इमरान खान तो प्लान इस बात को इसी तरह ही करेंगे ना कि इसके बाद अगले मरहले में जब ये 2 असम्बलियाँ वो तोड़ लेते हैं, क्योंकि पंजाब असम्बली तो कल टूट ही जाएगी और केपी का अब ऐलान हो गया है कि वो कल मुशावरत होगी। कल वज़ीर आला मुशावरत करते हैं तो वो भी भेज देंगे। तो जैसे मैंने पहले कहा वो फिर इलेक्शन कमीशन के ऊपर होगा, जब टूट जाएंगी तो वो शेड्यूल किस तरह देंगे। लेकिन उनकी ख्वाहिश ये होगी कि फिर वो सिंध असम्बली से भी रिज़ाइन करें और कौमी असम्बली के अरकान जो स्पीकर ने फंसा लिया अब उन सबको कि मैं मिलूँगा और मैं फ़ैसला करूँगा, उनकी ख्वाहिश तो यही है ना कि इतना प्रेशर बिल्ड हो जाए कि पूरे पाकिस्तान में जनरल इलेक्शन हो जाए, अगले 5 साल की तैयारी हो जाए। उसके अंदर पीडीएम क्या करेगी? अभी तक तो ज़ाहिर है कि उन्होंने एक हरबा इख्तियार किया असम्बली तोड़ने के ऊपर रुकवाने के लिए, जो 63A आर्टिकल के ज़रिए उन मतलब वो तो ख़त्म हो गया हुआ था, जो सॉरी ये जो गवर्नर पंजाब से उन्होंने कहा कि आप एतमाद का वोट लें, वो कुछ अरसे के लिए इसे प्रोलॉन्ग तो कर गए, लेकिन फाइनली वो वहीं चली गई बात कि असम्बली टूटने जा रही है। तो इमरान खान का असल हदफ अब है कि कौमी असम्बली के इंतखाबात कैसे हो सकते हैं और उनको कैसे तोड़वाया जाए, क्योंकि उसके अंदर बलूचिस्तान और सिंध असम्बली का टूटना भी शर्त है। क्या जरदारी साहब, जहाँ दोनों तरफ उनकी अब कदम ज़्यादा जम चुके हैं कि बीएपी के भी कुछ लोग उनकी पार्टी का पार्ट एंड पार्सल हो चुके हैं, तो वो क्यों मानेंगे? और इसी तरह शहबाज शरीफ और जब उनके तादी जरदारी साहब हैं, जिसमें उनको फ़ायदा होगा वो अपनी तरफ देखेंगे। इमरान खान पब्लिक के प्रेशर से कितना इदारों को दबाव में ले आएंगे जो वो कहते हैं कि मैं रेड लाइन तोड़ूंगा और मैं फ़लाँ कर दूंगा। और ये जो इदारे पागल हुए में भाग रहे हैं इस वक्त इस मुल्क को बचाने के लिए, चाहे वो पीडीएम के साथ हों या वो आर्मी चीफ वहाँ सऊदी अरब जाएँ, यूएई जाएँ और पैसे लेके आएँ, जिसका अब आज क्लियर हो गया है कि फ़िलहाल डिफ़ॉल्ट का ख़तरा कई महीने के लिए इस सेंस में ख़त्म हो गया कि सऊदी अरब से $1 अरब और यूएई का $1 अरब कर्ज़ होना नया मिलना और $2 अरब का रोल ओवर होना, उससे वो जो आईएमएफ का फ़ॉरेन प्रेशर था वो रिलीज़ हुआ है। इनको 2-3 महीने की स्पेस मिल गई है कि शायद आईएमएफ के साथ जब हम सलाह वाली बात करें, दूसरी चीज़ें करें, तो कुछ स्पेस मिल जाए। जो वो कह रहे हैं कि आप पेट्रोल के ऊपर टैक्स बढ़ाएं, आप गैस की असल कीमत वसूल करें, आप बिजली की असल कीमत वसूल करें, यानी बढ़ाएं पैसे। और ज़ाहिर है कि अगर इलेक्शन का साल वो तो हर सूरत में है, जो ख्वाब वो देख रहे हैं कि 6 महीने हम बढ़ा लेंगे, या इन सूबाई असम्बली के इलेक्शंस को भी इसी वजह से कि पाकिस्तान के अंदर फिस्कल इतना बड़ा प्रॉब्लम है कि हम नहीं करा सकते, उसको वो कोर्ट के ज़रिए क्या रुकवा सकेंगे। ये सारी चीज़ें मिक्स होकर चलेंगी और इमरान खान अपना प्रेशर डालेंगे। इमरान खान के अपने ऊपर एक प्रेशर आना है, जो ज़ाहिर है उनके केसेस हैं उनको भी किसी फाइनल शेप पे जाना है। तो आसान काम नहीं होगा और इसके अंदर मुश्किल में होगी तो सिर्फ़ और सिर्फ पाकिस्तान की आवाम होगी, क्योंकि लीडरों को कोई परवाह नहीं है इस बात की। एब्सोल्युटली राइट जी। गुफ्तगू का सिलसिला जारी है, एक ब्रेक की जाने बढ़ेंगे, ब्रेक से वापस आकर मजीद बात करते हैं, साथ रहिएगा। वेलकम बैक। जहांगीर खान जदून साहब, जो बातें बहुत सारी अब अंदाजे शायद गलत हो गए, जो खान साहब ने एक मौक़िफ़ अपनाया हुआ था कि दबाव डाला जा रहा है, कोई इस्टेब्लिशमेंट रोल प्ले कर रही है, उनके लोगों को कॉल्स की जा रही हैं, अगर ऐसा कुछ भी होता तो इतनी आसानी से तो ये अपने नंबर्स पूरे ना कर पाते। दूसरी तरफ जो बातें इस वक्त PMLN कर रही है वो भी अब क्या सिर्फ अपनी शर्मिंदगी बचाने के लिए हैं कि जी परवेज़ इलाही साहब ने कहा था कि हम तरीके अदम एतमाद आप लाएँ ताकि असम्बली मुझे ना तोड़नी पड़े। अब इन सारी बातों में कोई हकीकत रह गई है? ये सिर्फ अब मफरूज़े ही हैं या इल्ज़ाम तराशियाँ ही हैं जो तब इमरान खान साहब इस्तेमाल कर रहे थे कि अगर उनको कामयाबी नहीं होती तो उनके पास ये फेस सेविंग होगी, आज अपनी फेस सेविंग ढूंढने के लिए PMLN ये बातें करें?
नहीं, एक मिनट आप इसको सिचुएशन को इस तरह एनालाइज कर लें कि लेट से इलेक्शन हो जाते हैं दोनों असम्बली में या पूरे पाकिस्तान के अंदर इलेक्शन होता है और इमरान खान को मेजॉरिटी नहीं मिलती, तो फिर क्या सिचुएशन होगी? देखिए, इमरान खान ने अपने माइंड में, पीटीआई ने एक चीज़ बिठा ली है कि हमारी पॉपुलैरिटी बहुत ज़्यादा है, हमने दोबारा, अगर ये नहीं आती तो फिर क्या करेंगे? ये तो हर सूरत में कहते हैं जी कि मुल्क डिफॉल्ट हो जाए, चाहे जिस तरह हो, हम किस तरह पावर में आ जाए। ये पावर में ऑलरेडी आ चुके हैं, इनको आजमाया जा चुका है, और ये इस पावर में जिस तरह काम कर, तमाम इदारे इनके साथ थे, कोटे इनके साथ थी, इस्टेब्लिशमेंट के साथ थी, बकौल इनके कि हमारा हर काम इस्टेब्लिशमेंट करती थी। इससे ज़्यादा आसानी किस गवर्नमेंट को मिल सकती है कि आपकी बैक के पीछे इतनी एजेंसीज हो, इतनी पावरफुल ताकतें हो, जो आपको पैसे भी ला के दें, जो आपका हर काम करने के लिए हर वक्त तैयार हो, उसके बावजूद ये डिलीवर नहीं कर सके। और मुल्क की जो, चलो अभी जो तबाही हो रही है, इससे पीछे जो तबाही हुई है, ये सारी उनके खाते में है। ये मत समझे कि जी अभी ये दोबारा, अब अगर इलेक्शन में दोबारा जीत के नहीं आएंगे तो फिर क्या करेंगे? फिर ये नहीं मानेंगे इलेक्शन के, कहें जी मैं तो नहीं मानता, मैं तो लॉन्ग मार्च करूंगा, डी चौक में जाऊंगा, क्योंकि ये इसके जहन में है मैं जीतूंगा, अगर ये हार गया तो नहीं मानेगा। ये तो इक़्तिदार के अलावा किस चीज़ को नहीं मानते। अब केपी के अंदर तो इनकी अपनी मेजॉरिटी पार्टी है, वहाँ पे असम्बली क्यों तोड़ रहे हैं? ये क्या वजह है? अगर ये फिर वहाँ पे मेजॉरिटी पे नहीं आते तो वो कहेंगे ये धांधली हो गई है। और उन्होंने ये डायरेक्टली एजेंसी पे रोल लगाएंगे कि उन्होंने हमारे बंदे तोड़ लिए, हमारी डिलिमिटेशन इस तरह कर दी है, हमारी वोटें तोड़ ली हैं। भाई अब केपी में इनको क्या मसला है? इनकी अपनी हुकूमत है ना, मेजॉरिटी है, वहाँ पे असम्बली तोड़ के, और फिर जब अगर इनकी हुकूमत होती है दोबारा इन पंजाब में और केपी में और इलेक्शन होते हैं, तो दूसरी पार्टी कहते हैं जी इलेक्शन को किस तरह मेक श्योर करेंगे कि न्यूट्रल होगी गवर्नमेंट। तो केयर टेकर का कॉन्सेप्ट ये होता है, वो किसी पोलिटिकल पार्टी के नुमाइंदे नहीं होते, तो वो इलेक्शन के दौरान पोस्टिंग ट्रांसफर बंद होती है, कोई फंड रिलीज कर सकते। तो अगर किसी पार्टी की हुकूमत होगी तो इलेक्शन को आप किस तरह, मतलब पूरे ओवरऑल सारे इलेक्शन को आप किस तरह फेयर करेंगे? दो सूबों के अंदर केपी के दोबारा इनकी हुकूमत आ जाती है, या पंजाब के अंदर ही कहते हैं जी असम्बली तोड़ दिया, अब दोबारा इलेक्शन कराएंगे। तो अगर पूरे पाकिस्तान के अंदर इलेक्शन होते हैं, ये नहीं जीत पाते, तो फिर क्या सिचुएशन होगी? फिर ये मुल्क को मतलब चलने नहीं दे रहे। ये कहते हैं कि मुल्क न चले, लोगों के, और ये मुल्क न चले और बदनाम जो है जो हुकूमत में वो, बस इनका एक ही मोटिव है कि मुल्क न चले, तो तरह तरह से रुकावटें पैदा करो, और जब लोग तकलीफ में होंगे तो एक पार्टी को बदनाम करें, ये चोर है भाई, ये चोर, अगर चोर। तो जदून साहब आप कह रहे हैं ना, उनका मौकिफ तो ये है कि मुल्क की भागदौड़ हम संभालें, क्योंकि हम बेहतर अंदाज में मुल्क को चला सकते हैं और भाई उन्होंने तो मुल्क की 3.5 साल भागदौड़ संभाली ना, उन्होंने इस तरह संभाली जिस तरह कोई संभाल नहीं सकता। पीछे आप उनके फुल बैकिंग थी एस्टेब्लिशमेंट के, बकौल उनके कि जी हर हमारा काम जो है वो कराते थे, कोई काम हम मुंह से निकालते थे फौरन हो जाता था। और अपोजिशन के सारे लीडर उस वक्त जेल के अंदर थे या बाहर चले गए। कभी इस तरह हुआ कि एक पार्टी को आपने बिल्कुल ओपन फील्ड दे दी है, प्लेइंग फील्ड उसके लिए है, बाकी के लिए नहीं है, बाकी हर एक को झूठे मुकदमे बना दो, उनके जेलों के अंदर कर दो, उन पे इतने 15-15 किलो हीरोइन के केस बना दो, तो फिर आखिर में उनको बरी कर दो। अब क्या कोई ये इमरान खान को उनको कंपनसेशन देगा कि हमने आप पे झूठे केस बनाए थे, और झूठों केस के पीछे कौन लोग मुलव्वस? इस तरह नहीं देखें मुल्क चल सकता कि आप एक पार्टी जो है एक इनाक जिद, अपने एक जिद के अंदर आ जाए। ये पॉलिटिकल मैच्योरिटी इनको दिखानी चाहिए, जाके बैठे पार्लियामेंट के अंदर। और एक मतलब एक पॉलिटिकल पार्टी डेमोक्रेसी क्या मतलब है कि आपकी दूसरे की बात का हौसला हो आपके अंदर, आप हौसले टॉलरेंस के साथ बात करें। तो फिर आपके अंदर टॉलरेंस नहीं है, आप कहते हैं मैं हुकूमत में होंगे तो ठीक है, मैं नहीं होगा तो मैं इस मुल्क को नहीं चलने दूंगा। अब ये तो इस तरह तो मेरे ख्याल में पाकिस्तान का आगे ही बेड़ा गर्क हुआ है। और मजीद जो है एक हमें देखो ना, पिन पॉइंट करें आप, अनबाइस्ड पिन पॉइंट करें। चले ठीक है, अब आप कहते हैं जी किसी और की हुकूमत है ना, 2018 में क्या हालात है? अभी 2018 के हालात को वापस लेके जाए ना मुल्क के, कोई बंदा इस पर डिबेट करेगी जी 2018 के हालात क्यों इसको डिस्टेबलाइज किया गया मुल्क को, और उसमें इमरान खान का क्या रोल था डिस्टेबलाइज करने में मुल्क को। अभी वापस 2018 के किसी चीज़ को कंपैरिजन करके, इन्फ्लेशन को करें, आप इकोनॉमी को करें, जो डेवलपमेंट हो रही थी उसको, किसी चीज़ को कंपैरिजन करके 2018 के और अभी कह रहे हैं कितना फर्क है। अभी 2018 पे मुल्क को जाने के लिए कम से कम 15 से 20 साल चाहिए, तब तक आपका मुल्क मुश्किल है वहाँ पे जाना। पैसे आप कहाँ से लाएंगे? जितने प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं अब इनके दौर में, 3.5 साल में इन्होंने कौन सा मेजर प्रोजेक्ट दिया है जी? एक बता दें जी कि इन्होंने ये प्रोजेक्ट दिया है जी गवर्नमेंट को जी, कि सब एजेंसियाँ जो बकौल इनके साथ थी, कोटे इनके साथ थी, हर काम इनकी मर्जी के मुताबिक हो रहा था। तो 3.5 साल में एक छोटा सा प्रोजेक्ट बता दें जी कि ये इन्होंने दिया है जी, कोई एनर्जी का या किसी, अब तमाम फॉरेन पॉलिसी देखें, तमाम मुल्कों के साथ ये तल्लुकात ख़राब कर चुके हैं। लोगों के फॉरेन कंट्री ने इनको अपने त्यारे से उतार दिए कि आप भाई हमारे त्यारे पे आए तो आप वापस किसी और पे जाएं। अब ये तो हालात है एक प्राइम मिनिस्टर के, तो बाकी अगर दोबारा इसको हुकूमत मिल गई तो क्या करेंगे? ये इनके ख्वाब है, ये मुल्क को ठीक नहीं कर सकते कभी भी जब तक ये मिल के नहीं बैठे, ये कंसेंसस नहीं बनाए। चार्टर ऑफ इकोनॉमी जब ये बनाए कि जी 10 साल का चार्टर ऑफ इकोनॉमी है,
जो भी हुकूमत आएगी, चाहे नून लीग की हो, पीपल्स पार्टी की हो, पीटीआई की हो, जेयूआई की, जिसकी भी हुकूमत आएगी, ये वाला चार्टर है, इसको हम नहीं छेड़ेंगे। इस पे राइट हमारा सर, कंसेंसस है। ये बैठने के लिए तैयार ही नहीं है, असेंबली में ये नहीं जाते। राइट। लोगों के वोटों से आए हुए हैं, लोगों के वोटों की इनके पास कोई वक़्त ही नहीं है, कोई कीमत ही नहीं है। ये कहते हैं पैसे, अब इनको नहीं पता कि ये इतना इलेक्शन का खर्चा आएगा तो कहाँ से लाएंगे। ये कोई किसी के जेब का पैसा तो नहीं है, तो ये तो गरीब लोगों का टैक्स पेयर मनी है, जो हम डायरेक्ट और इनडायरेक्ट हम लोग टैक्स दे रहे हैं। सर पॉइंट आ गया। रियलिटी ये है कि यकीनन इस वक्त अभी बहुत सारी सिचुएशन तब्दील होंगी और वक्त के साथ पता चलेगा कि मामलात किस सिमत में जाते हैं। एक और इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट है जिस पर मैं चाहूँगा तीनों गेस्ट पार्टिसिपेंट्स की मैं ओपिनियन ले लूँ। राजा आमिर अब्बास साहब, बड़ी डेवलपमेंट कराची में हमने देखी कि एमक्यूएम जो बहुत धड़ों में तकसीम हो गई थी, किस तरह से आप देखते हैं ये भी एक नेचुरल प्रोसेस के थ्रू आप देखते हैं कि इकट्ठे हो गए हैं, कोई और अवामिल कार फरमा रहे होंगे, क्या मामला है? देखिए, ये कौन सा नेचुरल प्रोसेस है जो 4 साल आपको नजर नहीं आता और फिर अचानक एक सुबह आप उठते हैं तो आपको वो नेचुरल प्रोसेस नजर आ जाता है। और वो नेचुरल प्रोसेस क्या होता है कि जी एक की शक्ल यहाँ पे बनी होती है, एक की वहां पे होती है, फिर तसोरी साहब गवर्नर लग जाते हैं। और नेचुरल प्रोसेस क्या होता है कि जनाब वो पार्टीज जो कल तक एक दूसरे पे इल्जाम लगा रही थी कि जी ये रॉक एजेंट हैं, ये फलाने हैं, वो तमाम सारे एक टेबल पे आ रहे हैं और एक टेबल पे आके वो किस चीज की तैयारी कर रहे हैं, वो ये वही तैयारी कर रहे हैं। एक तरफ तो वो कहते हैं कि जी हम अनकरीब हुकूमत से निकल जाएंगे, हुकूमत से निकल जाएंगे तो फिर क्या होगा, फिर आपके सामने है कि जी पंजाब में तो फिर भी थोड़ा टाइम लग गया, यहाँ तो मिनट नहीं लगना और नेशनल असेंबली डिसॉल्व हो जानी है। ये तमाम वही चीजें हैं कि एक जो सोचा जा रहा है कि जी ठीक है किसी न किसी तरीके से ऐसी जो इलेक्शंस की में स्क्रिप्ट लिखा जाए कि जी ठीक है पीपल्स पार्टी की कुछ सीटें आ जाएंगी, यहाँ से पीटीआई की जो सीटें हैं वो एमक्यूएम मिल के शायद काट ले और बलूचिस्तान में फिर पीपल्स पार्टी में लोग आ रहे हैं कि देखिए पीपल्स पार्टी वो पार्टी थी कि जो जयालू की पार्टी थी, जिसके वर्कर्स थे, जिसमें लोग शामिल इस तरीके से नहीं होते थे कि जो जीतने वाले या नवाब या सरदार है वो इलेक्शन से 1 या 2 या 6 माह पहले शामिल हो जाएं। वो एक प्रोसेस का नाम था, एक चीज का नाम था। लेकिन वहां पे पीपल्स पार्टी में शामिल हो रहे हैं, फिर जी साउथ पंजाब में नजर है कि जी वहां पे हम कुछ करेंगे और पीपल्स पार्टी में लोगों को शामिल कराएंगे। और देखिए अब बात है कि फैसला करना है जनरल इलेक्शंस में अवाम ने, और ये जितनी भी कॉस्मेटिक्स की जा रही हैं, ये जितने भी एक वो अननेचुरल से फॉर्मूलाज इवॉल्व किए जा रहे हैं, वो हमें क्या नजर आया कि जब से ये रिजीम चेंज हुआ है, वो जितनी भी असेसमेंट्स थी, जो भी उन्होंने असेस किया था, वो तमाम का तमाम गलत साबित हो रहा है। और अल्टीमेटली जो पीटीआई है या जो अवाम है, अवाम अब चीजों को बड़े गौर से देख रही है और वो खुद से फैसला कर रही है। और मैं समझता हूँ कराची की इतनी बाशऊर अवाम है कि उसको नजर आ जाएगा कि ये चारों अचानक आज इकट्ठे बैठे हुए हैं, तो इसकी वजह क्या है, टसोरी साहब गवर्नर लग गए हैं। तो आपको नजर आएगा कि इसका वाहिद जो टेस्ट है, वो टेस्ट तो अब इलेक्शंस ही हैं। तो जैसे ही इलेक्शंस होते हैं तो रिजल्ट सामने आ जाएगा। और ये जो फॉर्मूले या जो कोशिशें की जा रही हैं, मैं समझता हूँ अवाम अब इनसे ज्यादा शऊर में आ चुकी है और वो अपने शऊर के तहत फैसला करेंगी। और वो जो भी फैसला करती हैं, अगर ये कहा जा रहा है कि जी इमरान खान साहब अगर नहीं आए तो नहीं मानेंगे, तो अवाम का ये काम है, लेट द पीपल डिसाइड। तो फिर इसको डिले क्यों किया जा रहा है? अगर ये समझा जा रहा है कि इमरान खान साहब अगर नहीं आए तो फिर तो फौरन से बेशतर इलेक्शंस की तरफ चला जाना चाहिए। इसमें क्या मुश्किलात हैं? आपको बैरून मुल्क से कहा जाता है कि जी अपने मुल्क में स्टेबिलिटी लेके आइए, आप कॉन्फिडेंस लेके आइए। और ये जो पीडीएम आपको नजर आ रही है, ये पीडीएम अगर बाप और एमक्यूएम की जो एमक्यूएम है, ये अगर 1 माह 15 दिन 10 दिन में अलहदा होती है तो फिर क्या स्टेटस नजर आएगा? तो आई थिंक ये जो सूबाई असेंबली के इलेक्शंस हो रहे हैं, उसके बाद जो अब सिचुएशन आएगी पीडीएम में, टूट फूट होगी, इलेक्शंस में टिकट्स की बात होगी, तो हमें नजर आ रहा है कि वो जो स्क्रिप्टेड चीजें थी उससे हटके अब अवाम की तरफ जाना चाहिए। और अवाम जो भी फैसला करे, भले ए पार्टी को करे, बी को करे, सी को, लेकिन अगर ये उनको नजर आया कि जनाब फिर कोई इस किस्म की कंस्ट्रक्शन की जा रही है, कोई इस किस्म के प्लॉट्स बनाए जा रहे हैं,
तो उसका जो नेगेटिव असर है वो होगा। और उससे क्या हो रहा है कि जितनी भी नेगेटिव चीजें हो रही हैं, अवाम उससे तंग आके, जो पीटीआई थी जिसका ग्राफ काफी हद तक नीचे चला गया था, वो इन चीजों से तंग आके, इन चेहरों को देख के वो फिर उस तरफ चले जाते हैं और उसको एक नेचुरल इमरान खान साहब को बूस्ट मिलता हुआ नजर आ रहा है। जी, गुफ्तगू का सिलसिला जारी है, एक ब्रेक की जाने बढ़ेंगे, ब्रेक से वापस आकर मजीद बात करते हैं, साथ रहिएगा। वेलकम बैक। मेरे लिहाज राना साहब, आपकी क्या राय होगी इस कराची की डेवलपमेंट पर और एमक्यूएम के तमाम धड़ों के इकट्ठे हो जाने पर, और प्लस ये चूँकि पीडीएम की इत्तेहादी हैं ये, तो कोई रोल यहाँ पर प्ले किया जा सकता है या कर सकते हैं ये आने वाले दिनों में? देखिए, राजा साहब ने बड़ी खूबसूरती से अच्छा अपना माफ़ी ज़मीर बयान किया कि वो कराची के इलेक्शन, बल्दियाती इलेक्शन को जनरल इलेक्शन पे ही मुंतबिक कर गए, और सारी बात उन्होंने वही की कि फिर क्यों नहीं चेक कर लेते। स्टार्ट में राजा साहब ने ये फरमाया था कि ये आइनी प्रोसेस है असम्बली तोड़ना, बिल्कुल ठीक बात है, मैं मुत्तफ़िक हूँ इस बात से। लेकिन ये कहीं लिखा हुआ है कि किसी एक सूबे में इलेक्शन हो तो मरकज़ में ज़रूर हो, और ये कहीं पे लिखा हुआ है कि आज इलेक्शन होंगे तो स्टेबिलिटी ज़रूर आएगी? कतन नहीं, बल्कि वर्स हो सकती है। ये भी जहन में रखें। अगर अच्छाई की तवक्को है तो बुराई की भी तवक्को रखते हुए एक चीज़ को जहन में रखें कि आप सब मिसाल देते हैं कि इंडिया में भी तो इलेक्शन होता है, तो हो जाए तो 2 सूबों में करा लें। फिर ये मसला क्यों है कि जी वो अक्टूबर वाले इलेक्शन भी आज ही कराए जाएँ? नहीं, ये तो फिर ख्वाहिश हुई ना कि एक शख्स जिसको एक आइनी प्रोसेस के तहत वजारत उज़्मा से फ़ारिग किया गया, और फिर उसने उस आइनी प्रोसेस को आइन शिकनी करते हुए, जो सुप्रीम कोर्ट ने लफ्ज़ कहे, मैं नहीं कह रहा, उसको तोड़ा, उस अहद को तोड़ा जो हल्फ लिया था, और सुप्रीम कोर्ट ने उस असम्बली को बहाल किया। वो डी-सीट हो गए, प्राइम मिनिस्टर नहीं रहे, बस बात ख़त्म होगी ना। फिर उस गुस्से रिवेंज को जितनी भी कहानियाँ हम बना लें, वो पॉपुलर हैं तो ठीक है, फिर वेट कर लें। फिर वो ये क्यों कहते हैं कि जी नहीं इलेक्शन हो जाए, और फिर अगर आपको खौफ नहीं है, आप जमहूरियत पसंद है तो फ़ौरन इलेक्शन करा ले। हर बंदा जमहूरियत पसंद है तो फिर हर बंदे की अपनी राय है कि वो फैसला करे कि उसको आज पंजाब की असम्बली टूट रही है, कल केपी की टूट रही है, तो उसके इलेक्शन ही मिलने चाहिए। ये पाकिस्तान किसी की शख्स की ख्वाहिश के लिए मशक़ सितम नहीं होना चाहिए, हरगिज़ नहीं होना चाहिए। हाँ, को पॉलिटिकल कंसेंसस सब मिल बैठ के कर लें कि हमने रिजल्ट भी मानने हैं, क्योंकि जिस तरीके से वो इलेक्शन कमीशन के ऊपर हर तबर्रा कर चुके हैं, हर गाली दे चुके हैं, अच्छे अंदाज से भी, बुरे अंदाज से भी, और फिर उसी के साथ इलेक्शन लड़ने जाएंगे, तो इलेक्शन जब तक उनकी मर्ज़ी के मुताबिक हैंडल नहीं होगा, जो 2018 में 17 से शुरू हुआ था, तो वो तो फिर नहीं मानेंगे इस बात को। ये तो आज ही आप लिख लें। आप ये क्यों कहते हैं कि अवाम फैसला करेंगे? अवाम की तो राय की कहीं मोतबरी है ही नहीं कि भाई चीफ इलेक्शन कमिश्नर आपने लगाया, आपने जो काम किया और वो उल्टा पड़ा तो आपने इस्टेब्लिशमेंट के गले डाल दिया। आप इतने मासूमन खिता थे कि आपसे तो कोई गलती हो ही नहीं सकती थी। नहीं, ऐसा नहीं है सर। आपने कहा था कि मैं तो कभी थादियों की बैसाखियाँ नहीं लूँगा, आपने सारे थादी और बैसाखी ली। आपने MQM को कहा कि ये बड़े नफीस लोग हैं, आपने कौन सी गाली है जो MQM को नहीं दी? अब आप आ जाएं कराची के ऊपर। बिल्कुल ठीक बात है कि वहाँ पे वही सियासत हो रही है जो इस्लामाबाद में हो रही है कि बल्दियाती इलेक्शन नहीं होने दे रहे। MQM उस वक्त इमरान खान साहब की तादी थी जब ये वादे किए गए कि हल्का बंदियाँ होंगी, नहीं होंगी। MQM नहीं निकली। MQM की एक तारीख है, वो 2008 से लेके आज तक वो नाराज़गियाँ करते रहे हैं, राज़ी होते रहे हैं। चाहे अल्ताफ़ हुसैन उनके कायद थे, उनके कायद चाहे फ़ारूक सत्तार थे, चाहे उनके कायद आज डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी हैं, या वो तीनों ग्रुप्स जिनको PTI को लाने के लिए 2018 में MQM को तोड़ा गया था, उसको दोबारा जोड़ा जा रहा है PTI को रोकने के लिए। इसमें तो कोई चीज़ है ही नहीं। मतलब कौन कहता है कि ये अनदेखा हाथ हो रहा है? ये सामने की बातें हो रही हैं, मेरे और आपके सामने हो रही हैं। हम ये कैसे मफरूज़ा कर लें कि जी वो उस वक्त ठीक था तो आज गलत है, अगर आज गलत है तो कल ठीक था? नहीं, ये नहीं हो सकता। फिर आपको मीठा मीठा और कड़वा कड़वा थू थू वाली कहानी नहीं करनी पड़ेगी, आपको फिर सच बोलना पड़ेगा। आपने जनरल बाजवा ने मुख्तलिफ लोगों के जरिए सच बोले। इमरान खान साहब ने जब से वजारत उज़्मा से गए हैं, जाने से पहले से लेके आज तक तकरीबन सारे सच वो बोलते चले गए हैं। जो उनके सच थे, जो जनरल बाजवा के सच थे, उन्होंने बोले हैं, लेकिन पूरा सच दोनों ने नहीं बोला है। या तो फिर दोनों के पॉलीग्राफ टेस्ट कर लें। वो बकौल अली ज़फ़र साहब के पॉलीग्राफ टेस्ट की तो लीगल वैल्यू नहीं है, लेकिन सच तो सामने आ जाएगा ना। या डी चौक में माइक लगाएं और इस पूरी कौम को सुनवाएं कि अदलिया, मिलिट्री, सियासतदान और सिविल ब्यूरोक्रेसी ये कब कनाइवेंस करते हैं,
किस तरीके से करते हैं। क्या साकिब निसार साहब शेख रशीद की कंपेन में नहीं गए? क्या उन्होंने अफसरों को लताड़ा नहीं? आहद चीमा को जब उठवाया गया नैब ने कंप्लेंट वेरिफिकेशन में, राजा आमिर अब्बास साहब नैब का बड़ा हिस्सा रहे हैं, मुझे बताएं कितने लोगों को CV के बुनियाद पर उठाया गया? और वो जो मेजर शहजाद साहब थे वहाँ पर वो कहते थे बंदा चुक लिया मैं कागज़ बना लूँगा। क्या ये इनकी नाक नीचे नहीं होता रहा नैब में कि उस वक्त मैसेज देना मकसद था कि शहबाज शरीफ का जो ब्लू आइड PSO है, जो उसका स्टाफ अफसर है, उसको उठा के नैब लेगी उसकी चीफ मिनिस्ट्री में? ऐसा ही था ना राजा साहब? आप कहीं भूले तो नहीं हुए, या मैं भी नहीं भूला, जदून साहब भी नहीं भूले। तो यहाँ इंजीनियरिंग सब ने की है, सबके लिए हुई है। तो फिर अगर आपको अवामी सही राय चाहिए है तो फिर आप जिनको चोर डाकू कहते थे, एक के साथ तो आपने चीफ मिनिस्ट्री बांटी, जो आज भी चीफ मिनिस्टर हैं आपके। फिर आप कैसे कह सकते हैं कि मैं तो जी इनके साथ नहीं बात करूंगा? आपने जिस पे इमरान खान साहब का दिल किया उस पे उन्होंने कर लिया कि वो सच्चा हो गया। MQM के कायद से लेके और MQM के ऊपर लंदन तक वो कौन कौन से केसेस नहीं लेके गए, और फिर खुद तस्लीम किया कि मैं तो कराची में जल से भी MQM के ताउन से स्टार्ट में मैंने शुरू कराए। वो जो 2011 से लेकर आज तक अलीम खान स्टोरियाँ सुना रहे हैं, जहांगीर तरीन स्टोरियाँ सुना रहे हैं। हमारे मुल्क में कौन सी कहानियाँ नवाज शरीफ से लेकर आज तक छुप गई हैं? तो फिर सच बोलें और सच सही बोलें और पूरा बोलें और फिर तस्लीम करें, फिर बताएं कि हम सब ने आवाम को मिलकर बेवकूफ़ बनाया, और उस बेवकूफ़ बनाने में अदलिया भी हमारे साथ रही, फौज भी हमारे साथ रही, सिविल ब्यूरोक्रेसी भी साथ रही। फिर आप सच्चे बंदे बन के फिर लोगों में वोट डालने जाएं, लोगों को पता चल जाए और फैसले ले लें आप। जदून साहब, सर अपनी राय का इजहार कीजिए। जो इस वक्त कराची में MQM है और इसका इम्पैक्ट आप कहाँ तक देख रहे हैं विफाक की सियासत? ये देखें, अभी राणा साहब ने बात की, बिल्कुल 100% मैं इत्तेफाक करता हूँ। देखें ना जी, एक हम कहते हैं जी कोई पार्टी को जोड़ रहा है कोई तोड़ रहा है, तो पार्टी कितनी कमज़ोर क्यों होती है कि उसमें कोई जोड़ रहा है कोई तोड़ रहा है? वो ना टूटे ना। अब मुझे सुबह कोई आगे जी प्रेशराइज करे कि आप इसके हक में वोट दें, मैं नहीं देता हूँ। मैं अपनी मर्जी के मुताबिक काम करूँगा। मैं कहता हूँ मैं आपकी बात नहीं मानता हूँ। अगर देखने पोलिटिकल पार्टी के अंदर कमज़ोरी ना हो तो कोई बाहर से, और फिर ये पोलिटिकल पार्टी की अपनी मर्जी है। हम कौन होते हैं जी कि इसको कौन जोड़ रहा है कौन तोड़ रहा है? अब उनके MQM के वोट हैं, अगर उनको पहले तोड़ा क्यों गया ये बताने को बता सकता है कि क्यों तोड़ा गया था? अगर ये कहते हैं जी कोई जोड़ रहा है तो तोड़ने वाला कौन है? इससे कोई जवाब है किसी के पास कि अभी जोड़ने वाला कौन है? तो अगर ये जोड़े हुए थे तो इसके तोड़ने वाला कौन था, और तोड़ने की क्या रीज़न थी? वो किसको फ़ायदा पहुंचाना चाह रहे थे उसको तोड़ के? देखिए, ये बाहर से इंटरफेरेंस किसी की पार्टी में मैं तो समझता हूँ नहीं होनी चाहिए, लेकिन पार्टी के अंदर अपने आप को, अपने घर के अपने बंदे को खुद खबर करनी चाहिए ना। कहते हैं अपनी चीज़ों को आप सेव रखें और किसी को चोर ना कहें। तो इससे देखें ना, अपने आप ये टूटना और जोड़ना और ये तो एलिगेशन लगाना तो बहुत आसान है जी। फलाना तो हो सकता है वो खुद ही कहते हो जी कि हमारी वोट तोड़ गए, हम अंदर से कमज़ोर हो रहे हैं खुद ही, तो आप दोबारा जो है एक फैसला करते हैं जी कि हम जोड़ दें, या कोई जोड़ रहा है उनको। तो ये तो देखें ना, पोलिटिकल पार्टी को अपने अंदर इतनी विल होनी चाहिए, इतनी कमिटमेंट होनी चाहिए, और ये लोग फिर डिसाइड करते हैं कि जी क्या करें। लोग बेचारे तो अभी उनका तो ज़हनी तौर पर माफ हो चुके हैं। इतनी महंगाई हो चुकी है, आटा दाल चीनी, वो बेचारों को तो बेसिक नेसेसिटी नहीं है, और पॉवर्टी लाइन के नीचे जो लोग कितने रह रहे हैं। इस सिलसिले में पार्टी देखें, ये उन्होंने सही कहा है कि जी पूरा सच बोलें। अब ये तो नहीं है कि आप पीछे चलाएं ना, सारी जो है रिवाइंड करें, सारी जो है जितनी ये चीज़ें कहते रहे, ये मुल्क के लिए यकीन करें, खुदा की कसम कोई मुखलस होकर सोचे तो तब बात है। लेकिन हर जो है ना मेजॉरिटी 98% बंदा ये सोचता है कि मेरी कुर्सी किस तरह बच जाए, मुझे क्या बेनिफिट हो जाए। पर इस जब तक ये सोच से हम नहीं निकलेंगे, ये मुल्क आगे भी नहीं बढ़ सकता, उन्हें तरक्की कर सकता है। आवाम को यानी कि इस्तेमाल किया जा रहा है और सिर्फ अपनी अपनी कुर्सी बचाने के लिए किया जा रहा है, विच इज़ अनफॉर्चुनेट बट दिस इज़ द रियलिटी। तीनों रिस्पेक्टेबल गेस्ट का बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। आज के प्रोग्राम से इतने ही। असलान खालिद को इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने के बाद।